हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एनटीएप स्टडी ऐप। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपका जो स्टडी है वो भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित जो अधिनियम थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। इससे पहले हमने देखा था पिछली वीडियो में जो कंपनी के जो शासन हेतु जो पारित अधिनियम थे, जो कि 1773 से लेके 1853 के मध्य जो अधिनियम पारित हुए थे वो हमने देखे थे। इसमें सबसे पहले आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और अंतिम में जो हमने देखा था वो था 1853 का चार्टर एक्ट। आज हम इससे आगे देखेंगे जो ब्रिटिश ताज के द्वारा जहाँ पे पारित अधिनियम थे। सबसे पहला अधिनियम आता है इसमें भारत शासन अधिनियम 1858। इसके द्वारा जो भारत का शासन था वो ब्रिटिश ताज के अधीन चले गया था। अभी तक क्या था कि जो शासन था वो कंपनी के माध्यम से करा जा रहा था। अब यहाँ पे जब 1700 माफ कीजिएगा 1857 का जो क्रांति हुई थी उसके बाद यहाँ उथल पुथल होने के बाद जो शासन है वो ब्रिटिश ताज के अंतर्गत यहाँ पे दे दिया गया था। अब क्या होता है कि जो गवर्नर जनरल का जो पद होता है उसकी जगह भारत का वायसराय इसको कहा जाने लगा था, जो कि ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था। अभी तक कंपनी अलग से शासन कर रही थी, लेकिन अब जो गवर्नर जनरल यानी जो वायसराय था वो प्रत्यक्ष रूप से अब रिपोर्ट किसको करता था? ब्रिटिश ताज को, यानी इंग्लैंड को, वहाँ पे ब्रिटिश शासन को यहाँ पे रिपोर्ट करता था। इस अधिनियम द्वारा भारत का जो राज्य सचिव का पद है ये भी सृजित किया गया था, जिसके लिए 15 सदस्यीय एक परिषद का गठन किया गया था। और जो पहले हमारे वायसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि भारत के जो प्रथम वायसराय थे वो कौन थे। आगे बात करते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861 की। इसके द्वारा जो कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई थी। जो हमारा अधिनियम था भारत परिषद अधिनियम 1861 का, ये आपने यहाँ पर नोट करना है। इसके द्वारा क्या हुआ था, भारतीय जो प्रतिनिधि थी उनको कानून बनाने की प्रक्रिया में यहाँ पहली बार इनको शामिल किया गया था। इस अधिनियम द्वारा जो मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी हैं उनको पुनः विधायी शक्तियाँ देकर उनका विकेंद्रीकरण किया गया था। जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो उस टाइम क्या हुआ था कि बम्बई और जो मद्रास है उसका जो केंद्रीकरण कर दिया गया था, यानी जो वहाँ की कानून बनाने की जो पावर थी और जो वहाँ पे कार्य संचालन था वो किसके अंतर्गत आ गया था? गवर्नर जनरल के अंतर्गत आ गया था। अब क्या होता है, इसका विकेंद्रीकरण कर दिया गया था। और इसमें क्या होता है, अलग पॉइंट है, इसमें वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया था। यानी कि अगर यहाँ पे आपातकाल लग जाता है, यानी कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है जहाँ पे वहाँ पे उथल पुथल हो जाती है, तो वहाँ पे वायसराय को क्या था कि यहाँ पे अध्यादेश जारी करने की यहाँ पे शक्ति दी गई थी। भारत के परिप्रेक्ष्य में अभी वर्तमान में देखें, जो राष्ट्रपति होता है हमारा, जो हमारा सर्वोच्च यहाँ पे पहला नागरिक होता है, उसको अनुच्छेद 123 के तहत यहाँ पे अध्यादेश जारी करने की यहाँ पे शक्ति प्रदान की गई है। उसी प्रकार वहाँ पर भी वायसराय को आपातकाल के दौरान अध्यादेश जारी करने की यहाँ पे शक्ति प्रदान की गई थी, जो अधिकतम 6 माह की अवधि तक प्रभावी हो सकता था। यानी कि जो अध्यादेश है वो 6 माह तक यहाँ पे प्रभावी रह सकता था। नेक्स्ट देखते हैं जो भारत परिषद अधिनियम 1892। इसके माध्यम से जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद है, इसके अतिरिक्त यहाँ पे जो गैर सरकारी सदस्य थे उनकी संख्या यहाँ पे बढ़ाई गई थी। यानी कि जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में जो गैर सरकारी सदस्य होते थे, यानी कि अतिरिक्त सदस्य, उनकी संख्या यहाँ पे बढ़ाई गई थी। जो केंद्रीय विधान परिषद है, यहाँ पे भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार यहाँ पे दिया गया था। इसमें क्या होता है, जो वार्षिक बजट होता है, जो कि किसी देश का जो बजट होता है जो वार्षिक रूप से यहाँ पे जारी किया जाता था, उसमें सरकार में क्या होता था कि 6 दिन पूर्व नोटिस देकर, यानी कि अभी तो क्या होता है हम डायरेक्टली वहाँ पे बहस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है 6 दिन पूर्व नोटिस देकर यहाँ पे प्रश्न पूछने का यहाँ पे अधिकार दिया गया था। और इसमें एक और ये शामिल किया गया था कि
पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान का अधिकार नहीं था। यानी कि हम उस प्रश्न तो पूछ सकते हैं, लेकिन इसमें क्या था, मतदान का अधिकार हमें नहीं दिया गया था। सीमित अर्थों में जो है निर्वाचन पद्धति का यहाँ से आरंभ किया जाना यहाँ पे शुरुआत हुई थी। यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से जो हम चुनाव पद्धति होती है हमारी, यानी कि निर्वाचन पद्धति होती है, वो यहाँ से शुरू की गई थी। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अप्रत्यक्ष जो चुनाव प्रणाली है वो कब शुरू की गई थी। ये हम जो भारत परिषद अधिनियम 1892 का है, इसके द्वारा ये शुरू की गई थी। यहाँ से पॉइंट बन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं भारत परिषद अधिनियम 1909। इसको हम मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। इस अधिनियम द्वारा भारत को विधि निर्माण और प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। इसमें क्या होता है, जो भारतीय थे उनको कानून बनाने में यानी विधि निर्माण में, और प्रशासन यानी कि जो प्रशासन चलाते थे, दोनों में प्रतिनिधित्व यहाँ पे दिया गया था। इसके तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया था। जो वायसराय की कार्यकारी परिषद थी उसमें पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया था, और जो प्रथम थे यहाँ पे प्रथम भारतीय वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट बनेगा कि प्रथम भारतीय कौन थे जो कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में यहाँ पे शामिल हुए थे। इसका आंसर बनेगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। आगे बात करते हैं। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायिनी शक्ति को बढ़ा दिया गया और परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों पर विवेचना करने, प्रस्ताव लाने और प्रश्न पूछने के साथ साथ पूरक प्रश्न करने का अधिकार दिया गया था। अभी तक क्या था, जो 1892 का अधिनियम था उसमें हमें क्या था, वार्षिक बजट पर और यहाँ पे प्रश्न पूछने का अधिकार तो दिया गया था, लेकिन क्या था, इसमें पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था। इसमें क्या होता है, यहाँ पे प्रश्न पूछने के साथ साथ क्या होता है, पूरा जो प्रश्न होते हैं वो भी पूछने का यहाँ पे अधिकार दिया गया था। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट ये वाला बनेगा कि जो इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। यहाँ पे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत कब की गई थी। ये हमारा कब की गई थी, 1909 के अधिनियम के द्वारा। इसमें मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। आप यहाँ पे क्या नोटिस करना, मुस्लिमों के लिए, क्योंकि आगे हम देखेंगे कि वहाँ पे सिखों और ईसाइयों के लिए भी अलग अलग यहाँ पे लागू किया गया था। आगे देखते हैं इसमें भारत शासन अधिनियम 1919। इसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी इस नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या था, इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी। अभी हमने ऊपर देखा था कि 1892 का जो अधिनियम था उसके तहत क्या हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से हम यहाँ पे चुनाव प्रणाली में वहाँ पे अपनाई गई थी, और यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे 1919 के तहत अपनाई गई थी। और इसमें आगे जो पॉइंट है वो सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन जो प्रणाली है उसका विस्तार किया गया था। अभी तो 1909 में हमने देखा था कि मुस्लिमों के लिए यहाँ पे सांप्रदायिक चुनाव था, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया था। अब इसमें विस्तार करते हुए क्या है कि सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी ये लागू कर दिया गया। अभी तक सिर्फ मुस्लिमों के लिए था 1909 के तहत। अब क्या किया था, 1919 के तहत अब यहाँ पे इसका विस्तार करते हुए सिख, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी लागू कर दिया गया था। आगे देखते हैं। इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई थी। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था कब स्थापित की गई थी। तो इसका आंसर जो है ये बनेगा 1919 जो भारत शासन अधिनियम है उसके द्वारा केंद्र में द्विशासन व्यवस्था यहाँ पे स्थापित की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में यहाँ पे बांट दिया गया था। आगे देखते हैं। द्विसदनीय केंद्रीय विधान परिषद समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी, और इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। यहाँ पे पूछ सकता है प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली कब शुरू की गई थी, और आगे देखेंगे हम किस प्रकार यह समाप्त की गई थी। अब क्या होता है, इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया गया था। जो 1919 का अधिनियम था इसके अंतर्गत आयोग का गठन किया गया था, जिसका कार्य क्या था कि प्रत्येक जो 10 साल बाद जो अधिनियम की समीक्षा करना है और अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करना है।
इसके तहत क्या है कि 1927 में क्या बनता है हमारा, आपने एक कमीशन पढ़ा होगा साइमन कमीशन, वो 1927 में इसकी स्थापना होती है और 1928 में ये भारत में आता है। और इसको क्योंकि इसमें जो जितने भी सदस्य थे वो साथ के साथ जो अंग्रेज़ थे, वो इसलिए इसने जो भारत के लोग थे उन्होंने इसका विरोध किया था, बहिष्कार किया था और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। बाद में क्या होता है 1930 में ये अपनी रिपोर्ट देता है। आगे देखते हैं। इसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1935। इसके द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था। अभी हमने ऊपर देखा कि जो प्रांतों में द्वैध शासन है 1919 के अधिनियम द्वारा यहाँ पे शुरू किया गया था, लेकिन 1935 के अधिनियम द्वारा इसको प्रांतों में समाप्त कर दिया गया था। और इसमें सबसे मेन पॉइंट बनेगा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। प्रांतों में तो समाप्त कर दिया था, लेकिन क्या होता है केंद्र में यहाँ पे इस प्रणाली को लागू किया जाता है 1935 के अधिनियम द्वारा। यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट ये मतलब बनेगा। नेक्स्ट आता है इसमें पॉइंट, भारत में मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना यहाँ पे की जाती है। जो एक्ट है आरबीआई का 1934 का है और इसकी स्थापना कब होती है 1 अप्रैल 1935 में। आगे देखते हैं। जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है इसका अब और विस्तार किया जाता है। अभी तक हमने देखा था 1909 में क्या था कि मुस्लिमों के लिए था। 1919 में क्या देखा था हमने, जो 1919 में हमने देखा था इसमें देखा था कि हमने सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए लागू किया गया था। लेकिन क्या होता है अब 1935 का जो अधिनियम आता है उसके तहत अब यहाँ पे दलितों, महिलाओं और श्रमिकों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। 1909 में हमने देखा मुस्लिमों के लिए, 1919 में देखा हमने सिखों के लिए और यहाँ पे देखते हैं हम दलितों के लिए, महिलाओं और श्रमिकों के लिए। इस अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी 1937 में। और इसी वर्ष से क्या होता है वर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो वर्मा यानी कि वर्तमान में जो म्यांमार है उसको भारत से अलग किस वर्ष किया गया था। आगे देखते हैं। और इसके बाद जब अलग किया गया था उसके बाद क्या होता है सिंध और उड़ीसा ये 2 नए प्रांतों इसमें निर्माण किया जाता है। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसंघात्मक व्यवस्था की गई थी। और इसके बाद नेक्स्ट आता है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछता है। इसमें 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया था। इसने वायसराय को पद समाप्त कर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था। और इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का जो सम्राट शब्द है उसको समाप्त कर दिया गया था। अब यहाँ पे क्या होता है जो गवर्नर जनरल यहाँ पे नियुक्त किए जाते हैं। जो भारत का जब आज़ाद हुआ था उसका जो पहला गवर्नर जनरल कौन था माउंटबेटन। लेकिन जो भारतीय अगर पूछेगा तो कौन था वो सी राजगोपालाचारी, जो भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे आज़ादी के बाद। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी और जितने भी इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं वही इंपॉर्टेंट नोट्स के रूप में आपके सामने ये लाया हूँ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं आपको इस प्रकार आते रहेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।